दोस्तों नमस्कार। दुशासन को कौन सी जानकारी चाहिए जो इस वक्त दुशासन के पास नहीं है? पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से दिल्ली की सत्ता हर हाल में इस बार पश्चिम बंगाल पर कब्जा चाहती है? और चुनाव आते ही दुर्योधन और दुशासन पश्चिम बंगाल में नजर क्यों आने लगते हैं? ममता बनर्जी ने आज इसको डिकोड नहीं किया, लेकिन खुले तौर पर कह दिया कि दरअसल शकुनी के चेले दुशासन पश्चिम बंगाल आ चुके हैं। वह कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं और चुनाव आते ही आपको दुर्योधन भी नजर आएंगे। दुर्योधन और दुशासन का जिक्र ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर किया, लेकिन बड़ी बात तो यह भी है कि हफ्ते भर पहले सरसंघचालक मोहन भागवत भी बंगाल में थे और जब वो बोल रहे थे तो राजनीतिक तौर पर खुल्लम खुल्ला उन्होंने यह बोलने में कोई कोताही नहीं बरती कि अगर पूरा हिंदू समाज एक हो जाए तो पश्चिम बंगाल की सत्ता पलट सकती है। उसके आगे की लकीर आज ममता बनर्जी ने यह कहकर खींच दी कि दरअसल जो जानकारी चाहिए वो जानकारी अपने तौर पर दुशासन को नहीं मिलेगी। यह जानकारी क्या वाकई वोट बैंक को लेकर है? एसआईआर जो हो रहा है उसको लेकर है? क्योंकि एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल में वोटरों का हेरफेर हो रहा है, यह खुला आरोप ममता बनर्जी लगाने से चूकती नहीं है। और यह भी सच है कि इलेक्शन कमीशन ने जो जानकारी आखिरी दी है उसमें लगभग 58 लाख वोटरों का नाम कट चुका है और उस कटे हुए नामों को लेकर ममता बनर्जी पिछले चुनाव के साथ उस आंकड़े को जोड़ रही है जहां पर पिछली बार बीजेपी की तुलना में टीएमसी यानी ममता बनर्जी को 60 लाख वोट ज्यादा मिले थे। यानी आंकड़े बिल्कुल उस लिहाज से फिट बैठते हैं, लेकिन सवाल आंकड़ों का है तो फिर सवाल उस जानकारी का क्या है जिस जानकारी के जरिए दुशासन के जिक्र ममता बनर्जी खुलकर अब करने लगी है। दो बातें यहां पर साफ हो जानी चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल इस वक्त बीजेपी की जरूरत इसलिए बड़ी है क्योंकि जिस रास्ते इस देश के भीतर में आर्थिक सुधार का जिक्र करते हुए मोदी सरकार बढ़ रही है, उसमें पूर्वी राज्यों का दरवाजा या कहें पूर्वी एशिया का दरवाजा पश्चिम बंगाल से ही खुलता है और एक लिहाज से ईस्ट साउथ का दरवाजा भी पश्चिम बंगाल से ही खुलता है। पश्चिम बंगाल में कमोवेश दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों की मौजूदगी है। पश्चिम बंगाल में अंबानी और अडानी अपनी अपनी तर्ज पर घुसने का प्रयास लगातार करते रहे और कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन दिल्ली की परेशानी का सबब यह है कि अगर उनकी शर्तों पर कॉरपोरेट ना चले और गैर बीजेपी शासित राज्यों में कॉरपोरेट को अगर लाभ मिले और उस लाभ की हिस्सेदारी में बीजेपी नहीं बल्कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्सेदारी होगी तो फिर वह उस पार्टी को खत्म कर नहीं सकते हैं। घुसपैठ का सवाल और वोट बैंक का सवाल, हिंदू और मुस्लिम का सवाल सही मायने में यह सिर्फ दिखाने के लिए है। असल खेल उस जानकारी का है जिस जानकारी तले भारत के भीतर बैठे हुए टॉप मोस्ट कॉरपोरेट जो इस वक्त दिल्ली की सत्ता के साथ हैं, उनके सामने एक मुश्किल तो है। दिल्ली जिन नीतियों को जिस तरीके से लागू कराना इस देश में चाहती है और जो हिस्सेदारी उसको मिलती है, उससे हटकर वो ममता बनर्जी को कैसे हिस्सेदारी दे सकते हैं? क्योंकि सही मायने में कर्नाटक और बंगाल यही दो जगह है जहां पे बीजेपी को लगता है वो कब्जा कर सकती है। तमिलनाडु तो अभी दूर की गोटी है, लेकिन इन दो राज्यों में जो पैसा है वो पैसा विपक्ष की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए काफी है और ममता बनर्जी अगर उस पर बैठी है पश्चिम बंगाल के भीतर तो अब उन्हें खारिज करना होगा। ममता बनर्जी इसीलिए बहुत सलीके के साथ जो निशाना साध रही है वह खुले तौर पर देश के
गृह मंत्री पर यह कहकर निशाना साध रही है, राजनीतिक तौर पर आपकी यात्राओं में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का विमान इस्तेमाल होता है। बीएसएफ के विमान से आकर आप राजनीतिक रैली करते हैं और बीएसएफ पश्चिम बंगाल की सीमा की रक्षा नहीं कर रही है और वो घुसपैठ का जिक्र दिल्ली से हो रहा है। हालांकि आज इसका जवाब और कल भी इसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जरूर, लेकिन ममता बनर्जी दरअसल उस करप्शन और उस इकोनॉमी को समझने लगी है कि दरअसल जो वो दुशासन का जिक्र कर रही है उसके पीछे वो भ्रष्टाचार है या फिर लाखों करोड़ों का खेल है। इसीलिए इस अंदाज में आज ममता बनर्जी सामने आई। ভ্রষ্টাচারী হোম মিনিস্টার রিজাইন করো, ইউ মাস্ট রিজাইন। তোমার পদত্যাগ চাই, তা নাহলে ভারতবর্ষের মানুষ তোমাকে পদচ্যুত করবে। আজকে তুমি ক্ষমতায় আছো, এজেন্সি দেখাচ্ছ, যাকে ইচ্ছা অ্যারেস্ট করছো। कोई बीजेपी चोर डाकत के तो अरेस्ट करो ना। अब इस बात का जिक्र ममता बनर्जी खुलकर करने लगी है कि क्यों गृहमंत्री अमित शाह करप्ट है, क्यों गृहमंत्री अमित शाह बंगाल आए हैं, क्यों गृहमंत्री अमित शाह उस बिसात पर चल पड़े हैं जिस बिसात की एक धारा संघ से निकलती है जो हिंदुओं को एकजुट करने का जिक्र कर रहा है। तो ममता बनर्जी भी उसी रास्ते अब हिंदुओं का जिक्र भी खुलकर करने लगी है। लेकिन यह सारी बातें तो हर राज्य के चुनाव में होती है और बीजेपी की अपनी विचारधारा किसी से छुपी नहीं है। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में क्या वाकई घुसपैठ का सवाल इतना बड़ा है, और सवाल यह भी है क्या पहली बार गृहमंत्री उस लकीर पर आगे बढ़ चुके हैं जहां पर पैसा मायने नहीं रखता है। कॉरपोरेट की पूंजी तो चुनाव के समय बिछ जाएगी, क्योंकि बंगाल के भीतर जितनी बड़ी तादाद में जो कुछ मौजूद है और जो बड़ी कंपनियां हैं उस पर हमारी टीम ने काम किया और उन्हें बताया कि सवाल सिर्फ चाय, जूट और लेदर जो एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसका भर नहीं है। वहां तो कोयला भी है और लाइमस्टोन भी है, यानी नेचुरल रिसोर्स भी भरे पड़े हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें एवरेडी का जिक्र कीजिए, एक्साइड का जिक्र कीजिए, जीआरएससी का जिक्र कीजिए, सभी तो वहां पर मौजूद है। बीपीओ में भी कई बड़ी कंपनियां हैं जिसमें आप कॉन्सेंट्रिक्स और आई इंजीनियरिंग का जिक्र कर सकते हैं, और आईटी सेक्टर में तो वो टीसीएस हो, विप्रो हो, आईबीएम हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, कॉन्सेंट्रिक्स हो, सब चीजें तो वहां मौजूद है। और फिर जिस बंदरगाहों के बादशाह के तौर पर अडानी की मौजूदगी है, वो बंदरगाह भी तो एक लिहाज से पश्चिम बंगाल के लिए खाद और पानी की व्यवस्था करते हैं। तो जो शिप बिल्डिंग्स का काम है, जो उससे जुड़ी इंजीनियरिंग का काम है, जो गुजरात में हो गया, जो देश के अलग अलग पोर्ट्स में हो रहा है, वो बंगाल में क्यों नहीं होना चाहिए। और इन सब के बीच रिलायंस भी यानी अंबानीज भी तो रिटेल के सेक्टर में घुस चुके हैं। यानी ध्यान दीजिए, एक पूरी की पूरी परिस्थितियां ऐसी है जिस पर दिल्ली का कब्जा नहीं है। यहां तक कि एचपीसीएल हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो यानी आईओसी हो, ये सारी चीजें इसलिए मौजूद हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल ईस्टर्न और साउथर्न ईस्ट एशिया का गेटवे है। और उस आकलन को अगर आप समझना शुरू कर रहे हैं तो फिर जिस बात का जिक्र खुले तौर पर घुसपैठ के जरिए गृहमंत्री कर रहे हैं, तो क्या यह सब कुछ सिर्फ बताने के लिए है? हमें लगता है उस बात पर आए जिसका जिक्र गृहमंत्री वहां पहुंचकर कर रहे हैं। उससे पहले हमारी टीम ने एक काम किया और बताया कि दरअसल पश्चिम बंगाल बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह विकसित भारत की बात और कॉरपोरेट नेक्सस की लेकर जिन नीतियों का ऐलान कर रहा है, जिसका जिक्र गाहे बगाहे राहुल गांधी खुले तौर पर करते भी हैं। तो उस कॉरपोरेट की जरूरत भी बंगाल पर वो कब्जा है जो दिल्ली से निर्धारित हो। यह पश्चिम बंगाल की सरकार और दिल्ली के बीच की तनातनी के बीच राज्यपाल की भूमिका, यह सारी चीजें उलझा देती हैं। और इसीलिए हमारी टीम ने बतलाया, एक बात को समझिए कि दो टॉप 10 कंपनियों का अगर आप जिक्र भी करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर,
तो उन कंपनियों को जो मुनाफा है या बंगाल में जो उनकी मौजूदगी है उसकी हिस्सेदारी दिल्ली तक नहीं जाती है, वो अपने तौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में समा जाती है। उसमें आप इमामी लिमिटेड ले लीजिए, बिरला कॉरपोरेशन ले लीजिए, आईटीसी ले लीजिए, और आईटी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विप्रो ले लीजिए, कॉन्जिगेंट ले लीजिए, आईबीएम ले लीजिए, जियो, रिलायंस को भी ले आइए, उसकी भी मौजूदगी है। 10,000 से ज्यादा कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री और एनर्जी के क्षेत्र में कोल इंडिया यानी सीआईएल तो है ही वहां पर, एक्साइड इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड बड़ी तौर पर है, और बैंक और फाइनेंस के क्षेत्र में एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई की मौजूदगी है। और दुनिया के भीतर की अलग अलग कंपनियां जो बालमेर लॉरेन एंड कंपनी को लिमिटेड है, और सरकार के साथ जो पीएसयू जुड़ी हुई है, इन सब के बीच लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं जिनके पूरे मुनाफे को अगर आप समेटें तो वो पैसा अगर विपक्ष की झोली में जा रहा है तो राजनीतिक तौर पर बीजेपी कभी भी मात कर नहीं पाएगी। लेकिन यह लड़ाई बीजेपी को नहीं लड़नी है। बीजेपी को तो भावनात्मक तौर पर उन परिस्थितियों को उभारना है जिन परिस्थितियों के आसरे कहीं ना कहीं घुसपैठ और गवर्नेंस का सवाल खुलकर सामने उभर कर आ जाए। इसीलिए गृह मंत्री 3 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं, यानी कल, आज और कल वो रहेंगे बंगाल में, साल के आखिरी हिस्से में। इस दौर में जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं, अब खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि हमने 7 पत्र भेजे घुसपैठ को लेकर। गृह सचिव दिल्ली से आए और उन्होंने बंगाल के होम सेक्रेटरी से 3 मीटिंग की, लेकिन आप फेंसिंग के लिए जगह देते नहीं है। यह सवाल किसी ने नहीं पूछा वहां पर कि फेंसिंग को लेकर स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा बड़ी भूमिका सेंट्रल गवर्नमेंट की क्यों होती है, और वो चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, तमाम जगहों पर केंद्र की ही भूमिका बड़ी रही है। वो बंगाल में आकर कमजोर क्यों हो जाती है? बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? दरअसल गृह मंत्री की नजर बहुत साफ तौर पर चुनाव को लेकर है। वो इस हकीकत को जानते हैं, पश्चिम बंगाल के भीतर वामपंथी और कांग्रेस दोनों का पटाक्षेप हो चुका है। सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी की मौजूदगी है, और वोटों के लिहाज से सिर्फ 35 लाख वोट बीजेपी को और चाहिए। नई एसआईआर लिस्ट के हिसाब से, क्योंकि नई एसआईआर लिस्ट में जो 58,20,000 वोट कटे हैं वह उन क्षेत्रों में कटे हैं जो 70% हिस्सा जहां पर पिछली बार टीएमसी जीती थी। तो एक लिहाज से यह पूरी तरीके से पूर्ति है, और यह भी समझना होगा कि देश के किसी भी दूसरे राज्य में बंगाल की तुलना में बीजेपी आगे नहीं बढ़ी है 5 साल के भीतर। इस जिक्र को खुद गृह मंत्री करने से कतराते नहीं हैं या बीजेपी करने से कतराती नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने उस वक्त बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 17% वोट मिले थे, और 2 सांसद उसके चुनकर आए थे, जो 2019 में एक झटके में 17 से बढ़कर 41% हो गए और 18 सांसद चुनकर आ गए। लेकिन लोकसभा में तो चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का रहता है। यह खेल क्या विधानसभा में भी हो सकता है, जहां बीजेपी का कोई चेहरा ऐसा नहीं जो पूरे पश्चिम बंगाल में पहचाना जाता हो? इसीलिए अलग अलग चेहरों को टटोलते हुए जो टीएमसी के ही नेता थे उनको बीजेपी में शामिल किया गया। और यह भी एक अजीबोगरीब संयोग है, जिस वक्त बंगाल की यात्रा पर गृह मंत्री अमित शाह है, उसी वक्त दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए अधीर रंजन चौधरी पहुंच जाते हैं।
हालांकि वो मिलने के बाद कहते हैं हम तो इसलिए आए थे यहां पर बताने के लिए कि बंगाल के मजदूरों की बड़ी प्रताड़ना हो रही है घुसपैठ के नाम पर, उसको आप रोकिए, जो देश के अलग अलग हिस्सों में है और कम से कम नॉर्थ ईस्ट में तो जरूर फैले हुए हैं। क्या यह संभव है कि प्रधानमंत्री के पास अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के नेता हैं, इससे पहले राहुल गांधी से पहले वही लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित थे, उनकी ट्यूनिंग बीजेपी के साथ बहुत अच्छी थी। संयोग और कयास ना लगाइए, हकीकत को जरा समझने की अब कोशिश कीजिए। लोकसभा के समानांतर विधानसभा में भी इस देश के भीतर डंका 2016 तक प्रधानमंत्री मोदी का हर राज्यों के चुनाव में बजने लगा, लेकिन 2016 के विधानसभा में बीजेपी को सिर्फ 10% वोट मिले थे और 3 एमएलए चुनकर आए थे। लेकिन यही 2021 यानी पिछले विधानसभा चुनाव में एक झटके में 3 एमएलए से बढ़कर 77 एमएलए हो गए, 77, और जो 10% वोट था वह दुगना तिगुना चार गुने के लगभग आ गया, 38% हो गया। यह 38% वोट जो है, इसमें सिर्फ 35 लाख वोट और जुड़ने हैं और बीजेपी की सत्ता वहां पर बन जाएगी। एसआईआर कमाल कर ही रहा है, 58 लाख से ज्यादा वोट काट चुका है, उसमें 70% टीएमसी जहां पर जीती है वहां के वोट कटे हैं। तो क्या इसीलिए अब खुले तौर पर अमित शाह ऐलान करने लगे हैं? याद रखिए 15 अप्रैल हमारी सरकार होगी, और सरकार होगी भी, और उसके बाद क्या क्या होगा यह भी बताने से वह चूक नहीं रहे हैं। हृदय पर बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। मोदी जी में के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी। ये अमित शाह का कॉन्फिडेंस है या फिर जो चुनावी बिसात इस देश के भीतर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से हर राज्य में बिछ रही है, चाहे वह महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बिहार हो, उसी तर्ज पर यह बिसात बंगाल में भी बिछेगी और आपको दिखाई देगी। और खुले तौर पर यह ऐलान है कि हम सरकार बना रहे हैं और उसके बाद क्या कुछ करेंगे, अब इसका भी ऐलान करने लगे हैं। बहुत पैसा चाहिए, यह पैसा कहां से आएगा? बंगाल के भीतर की आर्थिक परिस्थितियों में एग्रीकल्चर इकोनॉमी मायने रखती है, यानी कृषि क्षेत्र मायने रखता है। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूर और किसान मायने रखते हैं। उसके साथ मत्स्य पालन यानी मछली का जो पूरा का पूरा एक बिजनेस है, और जो जूट इंडस्ट्री है वह भी मायने रखती है। सही मायने में जो ट्रेडिशनल तरीके थे पश्चिम बंगाल के भीतर के, वो अभी इस देश के भीतर किसी राज्य में जिंदा है तो वो बंगाल में ही जिंदा है। और एक हकीकत यह भी है कि बंगाल की जीडीपी के बीच लगभग एग्रीकल्चर इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी का जो हिस्सेदारी है वह देश के तमाम दूसरे राज्यों की तुलना में बंगाल में सबसे ज्यादा है, लगभग 68%। सवाल यही है, जो जगह बंगाल के भीतर इंडस्ट्रीज को चाहिए, और ध्यान दीजिए तो फिर वामपंथी सरकार उसी हवा में बह गई जब इंडस्ट्रीज आ रही थी। और जो सिंगूर में हुआ उसके बाद तो ममता बनर्जी का आना तय ही हो गया। ममता बनर्जी आई तो उसके बाद टाटा दोबारा लौट नहीं पाए, और इंडस्ट्री के नाम पर ममता बनर्जी अपनी राजनीति कर नहीं पाई। लेकिन बीजेपी को लगने लगा, और इस देश के इंडस्ट्रियलिस्टों को भी लगने लगा, कि अगर बिहार और झारखंड तक पहुंच गए, और झारखंड तो एक पहचान इसलिए भी है क्योंकि जब बांग्लादेश को बिजली बेची जानी थी तो अगर बंगाल कब्जे में होता तो कहीं ज्यादा बांग्लादेश भारत पर अलग अलग तरीके से निर्भर होता, क्योंकि बॉर्डर मिलता है।
लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड के गोड्डा में अडानी को पावर प्रोजेक्ट लगाना पड़ा, वहां से एनर्जी को भेजा गया, वहां से बिजली बेचा जाने लगा। हालांकि अब बांग्लादेश की स्थिति भारत के अनुकूल नहीं है और दोनों देशों के बीच टकराव चरम पर है। अडानी की प्रोजेक्ट भी अब बिजली भेज नहीं रही है, बल्कि भारत सरकार ही उस बिजली को खरीद रही है, राज्यों में उसे अब उपयोग में लाया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो पूरी की पूरी फिलॉसफी इस दौर में पूंजी की, कॉरपोरेट की, मार्केट की और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर भारत के भीतर सस्ते से सस्ता मजदूर और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराकर दुनिया के भीतर से बड़ी कंपनियों को जो भारत आमंत्रित करने की सोच है, उसमें समुद्र का किनारा हो, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच अपनी रणनीति हो, वो बंगाल के बिना संभव हो नहीं सकती है। इसीलिए बड़ी तादाद में कॉरपोरेट की पूंजी अब आपको बंगाल के चुनाव में खुले तौर पर नजर आएगी। और उस प्रक्रिया के भीतर जो इलेक्शन कमीशन के एसआईआर की भूमिका है और जिस तर्ज पे वो चल पड़ी है, इसमें दो बातों पर गौर करने की जरूरत है। ममता बनर्जी जिक्र तो कर गई दुशासन और जानकारी का, लेकिन उन समझ चुकी हैं कि अब रणनीति कांग्रेस और महात्मा गांधी तक का साथ चाहिए। इसीलिए मनरेगा का भी जिक्र है, एसआईआर का जिक्र भी है। निशाने पर मोदी सरकार है। কান খাড়া রাখুন, এসআইআর মানে সর্বনাশ। এই প্রোগ্রামটা গান্ধীজির নামে ছিল, তো গান্ধীজির নামে যে প্রোগ্রামটা ছিল, গান্ধীজিকে আমরা কি বলতাম? ফাদার অফ দ্য নেশন, জাতির নেতা। গান্ধীজির নামে প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিলেন। ওরা বলে রাম নাম সত্য है। अब आपके भीतर यह सवाल होगा, ममता ने अपनी रणनीति क्या बदल दी है? यह भी सवाल होगा, क्या वाकई घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है? और एक भी घुसपैठी इस दौर में मिला क्यों नहीं? और देश के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठियों का रास्ता क्या बंगाल से होकर ही जाता है? असम में खुद की सरकार है, बावजूद इसकी घुसपैठ का जिक्र वहां पर भी है। असल हकीकत कॉरपोरेट और उसके पैसे की है। असल हकीकत उन जानकारियों को इकट्ठा करना है जिसके बाद अगले 3 महीनों के भीतर ईडी और सीबीआई और आईटी आपको सक्रिय तौर पर बंगाल के भीतर दिखाई देने लग जाए। जो भी पैसे वाला है, अगर वो पॉलिटिकल फंडिंग कर रहा है तो उसमें रोक कैसे लगेगी या कैसे लगानी चाहिए, इसके लिए जांच एजेंसियां क्या सक्रिय हो जाएंगी, जैसे बिहार में सक्रिय हुई थी, उससे पहले महाराष्ट्र में सक्रिय हुई थी, हरियाणा में सक्रिय हुई थी यकीनी तौर पर। तो जो बेसिक जानकारी चाहिए, जिस तरीके से बीजेपी अपने ऑपरेशन को अमल में लेकर आए, उसके पीछे अगर इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसियां भी हैं, इलेक्शन कमीशन भी है, कॉरपोरेट की पूंजी है, और उसके लिए एक बेसिक बिसात अगर इस देश के गृह मंत्री की मौजूदगी पश्चिम बंगाल के भीतर 3 दिनों तक लगातार, यह भी एक असंभव सी परिस्थिति है कि 3 दिनों तक लगातार देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल की उस राजनीति को समझना चाह रहे हैं, निशाने पर लेना चाह रहे हैं, और सामने चुनाव है और चुनाव की जीत के अलावे कुछ भी नहीं। सरसंघचालक बंगाल को लेकर हिंदुओं की एकजुटता का जिक्र करते हुए बंगाल की सत्ता पलटने का जिक्र कर रहे हैं, यानी स्वयंसेवकों की कतार भी अब आकर खड़ी हो जाए। बचा क्या? बचे 3 सवाल। पहला सवाल, क्या वाकई कॉरपोरेट की बड़ी पूंजी इस चुनाव में लगने वाली है? और वो कॉरपोरेट जो बंगाल के भीतर अभी भी हैं, और उनके सामने जो बंगाल की पॉलिटिक्स और दिल्ली की पॉलिटिक्स के बीच खड़े होकर मुनाफा बनाने की सोच है, उसमें उलझन है। इसीलिए कॉरपोरेट सब कुछ रेड कारपेट बिछाने के लिए तैयार है, बस बीजेपी चलकर उस पर आ जाए। दूसरी परिस्थिति, क्या ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो चुका है और अब वो जान चुकी है कि किसी भी हालत में बंगाल के भीतर में अपने गवर्नेंस के जरिए अब उन परिस्थितियों को साधना है जहां पर जो भी इंडस्ट्रीज की मौजूदगी है, बड़ी कंपनियों की मौजूदगी है, जो भी कंपनी जिस भी तौर पर है, उसको कैसे साधा जाए, अब उस दिशा में वह कदम बढ़ा रही हैं। और इन सब के बीच
तीसरा सवाल, अब वो फाइल खुलेंगी, वो नारदा शारदा की फाइल हो या फिर नियुक्ति को लेकर जो गलत तरीके से नियुक्ति हुई वो फाइल हो, या फिर कोयला खदानों की फाइल हो जिसमें अभिषेक बनर्जी का नाम भी है। और इस परिस्थिति में क्या ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि ममता बनर्जी को ही दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए और अभिषेक बनर्जी चुनाव आते आते उस राजनीतिक लकीर को पकड़ लें, जो राजनीतिक लकीर दूसरे राज्यों में कई पार्टियों के टूटने के बाद पकड़ी गई। यह राजनीतिक प्रयोग से हटकर जो आखिरी सबसे बड़ा सवाल है, इस बार नहीं तो फिर नहीं, यह जोड़ी ही सब कुछ जीत सकती है और अब हारना नहीं है। यह मैसेज है बीजेपी के भीतर और संघ के भीतर का बंगाल को लेकर, जिसे साधना है साध सको, क्योंकि सामने बंगाल का चुनाव है तो बांग्लादेश भी पड़ोस में खड़ा है, जिसके साथ भारत के वैदेशिक रिश्ते बिगड़ चुके हैं। वो पाकिस्तान के करीब है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को साधना और पड़ोसियों के साथ संबंधों को कैसे साधना है, यह उस विदेश नीति का हिस्सा है जो दिल्ली के हाथ में अगर नहीं होगी तो मुश्किल होगी। इस लिहाज से भी बंगाल इस बार जीतना है। इसीलिए बीएसएफ के जवान और बीएसएफ के हवाई जहाज में गृहमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन वो राजनीति साध रहे हैं, सीमा पर नहीं गए हैं। इसके मतलब और मायने भी समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।